यहाँ देखो, दैट इज ये रहा आपके मोनोकॉट सीट। तो मैंने आपको कल कौन सीट दिखाया था, दैट इज आपका मोनोकॉट है। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि आपका स्कूटेलम दैट इज सिंगल कॉटिलेडन होता था। ये जो सिंगल कॉटिलेडन दिखेगा, दिस इज योर स्कूटेलम, ये आपका स्कूटेलम। एंड यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म जो होता था वो बहुत ज्यादा जो आपकी स्पेस है उसको ऑक्युपाइड करके रखता था। सो दैट्स व्हाई कॉटिलेडन एक छोटे से एरिया में आ जाता था और बचे हुए एरिया में आपका क्या रहता था, दैट इज एंडोस्पर्म रहता था। यानी मोनोकॉट्स आपके ज्यादातर कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकॉट्स आर मोस्टली एंडोस्पर्मिक, उनके अंदर एंडोस्पर्म होता है। सो राइट डाउन, इसमें लिख लेते हैं चलो बच्चों। इन सम प्लांट्स बीन ग्राम एंड सीड्स आर। अच्छा ये था ना स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। Structure of monocot seed. Write down, इसमें लिखे आप लोग, that is generally monocot seeds are endospermic. Okay, मैंने अभी जो बात बताई मोस्टली आपके एंडोस्पर्मिक होंगे मोनोकॉट्स जो आर एंडोस्पर्मिक। ठीक है, बट सम आर नॉन एंडोस्पर्मिक also. Some are non-endospermic seeds also. Example, orchids. ठीक है, दैट इज ऑर्चिड्स। ये आपका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, इसको मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके मोनोकॉट ज्यादातर सारे के सारे कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक ही हैं, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो नहीं होते। तो ये वन ऑफ देम इज दैट। ये आपका एक एग्जांपल था ऑर्चिड्स का। ये आपका ऑर्किड प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनका हम लोग ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द देम आर। ये प्लांट देखिए बेटा, इस तरह के फ्लावर्स आपने, मैं इसका एक्चुअली प्लांट देखना चाह रहा था, आपको प्लांट तो नहीं दिखा पा रहा, बट फ्लावर आप देख सकते हैं। ये आपके ऑर्चिड्स है। ठीक है, एंड ध्यान रखो दैट इज, ये कैसे बेटा, ये सिर्फ इसी कलर के नहीं होते, ये और कलर में, व्हाइट में भी हो सकते हैं, येलो में भी हो सकते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती हैं। लेकिन ये सारे के सारे होंगे कैसे आपके, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ये बात ध्यान रखो। ऑर्चिड को जब भी आप देखो तो आप इस तरह के फ्लावर जब भी देखोगे तो आप समझ जाओ ये ऑर्चिड्स हैं। और ऑर्चिड्स आपके कैसे होते हैं बेटा, दैट इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, दैट इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दैट इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। दे हैव अ single cotyledon that is called scutellum. That is called scutellum. इसको मार्क करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। Inserals like maize, inserals like maize, comma,
The seed coat is membranous. The seed coat is membranous and generally fused with the fruit ball. Fused with the fruit ball. ओके बच्चों, फ्रूट बॉल का क्या नाम होता है बेटा? व्हाट इज द नेम? पेरिकार्प। वेरी गुड, दैट इज पेरिकार्प। तो आपके मोनोकॉट्स में ये चीज जरूर देखने को मिलती है कि डाइकॉट के अंदर जैसे आपकी फ्रूट बॉल अलग होती है, ठीक है, सीड कोट अलग था थोड़ा, यहाँ ऐसा नहीं। कहीं कहीं पे क्या होता था, आपका सीड कोट और पेरिकार्प दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि मेज का एग्जांपल, लाइक मेज जैसे हम देखें, दैट इज। अब आ जाओ, कम टू नेक्स्ट पॉइंट। एंडोस्पर्म यहाँ पर भी सेम वही काम कर रहा है जो आपका डाइकॉट में कर रहा था। एंडोस्पर्म is bulky and store food, फूड स्टोर करता है। देन इसके बाद the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein layer called alluron layer। बेटा इसको मार्क करोगे और स्टार भी करोगे, क्योंकि ये सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन। मैंने आपको यहाँ पे दो नीट के क्वेश्चन सीधे सीधे बता दिए, एक आपका सिंगल कॉटिलेडन को क्या कहते हैं और दूसरा ये आता है। ये दो चीजें आपकी बहुत बार आती हैं, घुमा फिरा के आ जाती हैं हमेशा। ये भी आपका नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन जो ये आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, आपके मोनोकॉट में प्रेजेंट है। एलेरोन लेयर आपकी डाइकॉट में नहीं है, मोनोकॉट्स के अंदर, पहली चीज, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ इसका काम क्या है, आपके एंडोस्पर्म और आपके एम्ब्रियो, इन दोनों को अलग कर रहा है ये। दैट इज सेपरेटेड द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। आपका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो दोनों अलग अलग हो रहे हैं वो इस प्रोटीन लेयर की वजह से हो रहे हैं, दैट इज एलेरोन लेयर। इस नाम को याद कर लो आज इस क्लास से जाने से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये हमेशा पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को अलग जो कर रहा है वो कौन सी लेयर करती है, या इसका नेचर क्या होता है, इज इट। ये भी पूछ सकते हैं कि नेचर क्या होता है, ठीक है। आपके सामने एलेरोन लेयर नाम तो दे दिया, लेकिन ये पूछ लिया कि इसका नेचर क्या है, ये लिपिड है, प्रोटीनेशियस है, या अमीनो एसिड की है, क्या है। ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोटीनेशियस होती है। दैट इज आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है ना, सारी मोस्टली सेल्स आपकी दैट इज लेयर जो होती है प्रोटीन्स की बनी होती है। ये चीज याद रखना, मोस्टली जो होती है आपकी प्रोटीन्स की होती है। चलो, तो एलेरोन समझ में आ गई बेटा। ये आपका क्या कर रहा है, जैसे आपका ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये आपका एंडोस्पर्म एक ही सीड के अंदर है, ये आपका एक सीड है, लाइक दिस, ठीक है। तो इन दोनों को अलग जो करेगा वो कौन सी लेयर कर रही है आपके, दैट इज एलेरोन लेयर कर रही है, लाइक दिस। इन दोनों का सेपरेशन जो करेगी ये कौन सी कर रही है, दैट इज डन बाय द एलेरोन लेयर। इज इट क्लियर नाउ? बाकी बच्चों प्लीज टेल मी, आप सभी को, बाकी बच्चों को समझ में आया? प्रियंका, आशीष, यस सर। इज इट क्लियर टू Yes. एवरीवन? यस सर। Yes. ठीक है बच्चों, Yes, sir. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। द एम्ब्रियो। देखो डायग्राम मैंने आज इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी मोस्टली हम सारे डायग्राम्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पूरे डायग्राम ही देखे थे, तो हम बस उन्हीं पॉइंट्स को अब लिख रहे हैं। द एम्ब्रियो इज स्मॉल
and situated in a groove at one end of the endosperm. One end of the endosperm. It consists of one large and shield shaped cotyledon. Known as scutellum. क्या कहा हमने इसमें यहाँ पे, दैट इज स्कूटेलम। तो आपका एम्ब्रियो छोटा है, देखो डायग्राम में भी हम देखेंगे तो हमें साफ नजर आएगा कि हमारा एम्ब्रियो बहुत छोटा था। ये देखो यहाँ पे आपको इसमें साफ नजर आएगा कि आपका एम्ब्रियो बहुत छोटा है, ठीक है। दैट इज ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर इस तरह का दिखा रखा है, ये आपका एम्ब्रियो है, ये वाली स्ट्रक्चर, दिस इज एम्ब्रियो, बहुत छोटा है और कॉर्नर में ग्रूव का मतलब एक आपका एक कप जैसी स्ट्रक्चर है, रेडिकल उसके साइड में, उसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, दैट इज आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट है, दैट इज। तो यही चीज यहाँ बताई गई, आपका एम्ब्रियो यहाँ कैसा होता है बेटा, बहुत छोटा है और आपकी ग्रूव यानी कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। एंड इसमें क्या है, सिंगल कॉटिलेडन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज आपका स्कूटेलम। सो दैट इज कंप्लीटेड, ये भी हो गया। ओके, दैट इज स्कूटेलम। एंड नेक्स्ट वन लिखो, इसमें लिखना एंड इट हैज अ शॉर्ट एक्सिस, शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, इसमें छोटी सी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, प्लूम्यूलर रेडिकल उसके कॉर्नर से डेवलप हो रहे हैं। इट हैज अ शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस विद plumule and radical. It has a short embryonal axis with plumule or radical. ठीक है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस देखो डायग्राम में फिर से चलो, ये देखो मैंने ये आपको अलग से दिखाई थी, एक तरफ आपको प्लूम्यूल दिखाया है मैंने, सी यहाँ आपको प्लूम्यूल दिखा रखा है और यहाँ मैंने रेडिकल दिखाया है, इन दोनों के बीच में मैंने रेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इट रिप्रेजेंट देयर एम्ब्रियोनल एक्सिस। डाइकोट के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से नजर आ रही है, बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन वहीं आपके मोनोकॉट की जब बात करेंगे तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको डायग्राम में नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी होती है। यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया समझाने के लिए ताकि आप समझ सको, अदरवाइज डायग्राम में आपको नहीं दिखाई जाती इसी वजह से, क्योंकि बहुत छोटी होती है वहां। क्लियर बात बेटा, या भी ये डायग्राम और ये आपको टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से? अब प्लीज बच्चों टेल मी, ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से? Yes, sir. ठीक है बेटा। नाउ लास्ट पॉइंट, द प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय a sheath called coleoptile. And radical is protected by a sheath polyorhiza. That is, इसको मार्क करो, पॉलियोप्टाइल और पॉलियोराइजा सबसे आउटर लेयर है जो आपके प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रही है। It provides the protection to your polyptile as well as
सॉरी, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू योर रेडिकल एज वेल एज प्लूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट नाउ वन, दिस इज योर कंप्लीट मोनोकॉट। बेटा अब प्लीज टेल मी, आपको ये चीजें दोनों क्लियर हो गई, डाइकोट कैसे होते हैं और मोनोकॉट सीट कैसे होते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? तो यू कैन आस्क मी। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ओके, रितिका, अविनाश, आराधना, आशीष, मैंने अभी जिन बच्चों के नाम बताए प्लीज आप मुझे बताएं, आप लोगों को क्लियर हुई ये वाली बात? डाइकोट मोनोकॉट Yes, सीट्स? Yes, sir, clear. ठीक है, yes, sir. ओके बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट, बाकी बच्चों, वर्षा, वर्षा प्रधान, झनक एंड समीक्षा, बेटा आप लोग क्लियर हुए? Yes, sir, clear. ओके, सो नाउ अगर आपसे आप कोई भी डाइकोट मोनोकॉट के बारे में पूछे तो उसके डायग्राम्स को सबसे इंपॉर्टेंट वो चीजें याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम एक बार अगर क्लियर होंगे, हर चीज क्लियर होगी डायग्राम में, देन यू कैन राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स इजीली। लिसन केयरफुली, बायो में कोई भी चीज याद करने के लिए नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बायो में हर एक चीज याद करने की होती है, हर एक चीज याद करने की नहीं है बेटा। बायो में हर एक चीज जो होती है ना, मोस्ट ऑफ द 99 केसेस में आप देखोगे आपकी बायो जो है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बेस्ड है। अगर आप डायग्राम में सारी बातों को समझ लेते हो तो आपको थ्योरी को याद करने की जरूरत नहीं है। देन आप थ्योरी को टच भी नहीं करेंगे ना, और देन उसके बाद अगर वो चीज आपसे पूछ ली जाए कोई भी टॉपिक, तो आप बहुत इजीली उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में उसका डायग्राम क्लियर है। एंड अगर डायग्राम क्लियर नहीं है एंड आप थ्योरी को याद करते रहोगे तो आप एक लिमिट तक थ्योरी याद कर सकते हो बस, और उससे ज्यादा थ्योरी याद करोगे देन यू विल गेट कंफ्यूज, कि आज की चीज याद करते जाओगे, पीछे की चीजें भूलते जाओगे। सो प्लीज जब भी कोई टॉपिक बायो का पढ़ते हो तो उसको डायग्राम से रिलेट करो। अपनी एनसीईआरटी बुक को ना, यू आर लुकिंग फॉर नीट एग्जाम, अगर आप देखना चाहते हैं नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो बेटा अभी से एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। मैंने आपको फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन सेशन में ये वाली बात बोली थी कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस हो जाइए अभी। अभी से अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ये सारी थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सिर्फ अभी एनसीईआरटी में कंपेयर करते हुए चलो। मैं जब क्लास लेता हूँ देन उसके बाद जब भी आप फ्री होते हो, बायो में आपने जो भी पढ़ा उसको एनसीईआरटी से जरूर कंपेयर करो कि आज आपने एनसीईआरटी की क्या क्या चीजें पढ़ ली है अपनी बायो, एंड देन जो भी पॉइंट्स आपको नए मिलते हैं उनको एनसीईआरटी में लिख लो, या जो पॉइंट्स मैंने यहाँ हाईलाइट करे हैं उनको हाईलाइट कर लो एनसीईआरटी बुक, और जो डायग्राम के बारे में बताया वही चीजें डायग्राम में लिख लो सही तरीके से। दैट इज, बस इतनी प्रैक्टिस करते चलो। इन द लास्ट आपको पूरी तरह से नोट्स मिल जाएंगे 11th के भी, और यही प्रैक्टिस सेम 12th में करनी है आप। फाइनल एग्जाम जब आप दोगे ना नीट का, तो आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर नोट्स होंगे एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी को देखने के या कोई नई बुक। हाँ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे या कोई भी बुक को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी फिर आपको। लेकिन अगर एनसीईआरटी हमने ठीक से क्लियर नहीं करी और हम दूसरी बुक्स में घुसने लगेंगे, दूसरी बुक्स को देखेंगे, तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। राइट मेरे बच्चों, इज इट ओके टू नाउ? बेटा Yes, प्लीज, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर आज